हेलो जी, क्या हाल चाल है भाई। गेट 2026 हम बात कर रहे हैं इसके आंसर की और ये है पार्ट 2 बायोटेक्नोलॉजी का बीटी। ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है और इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम कर रहे हैं आई फ्लाई के सेफ तरीके से, मतलब शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 9 है क्रिस्प आर कास 9 वाली कहानी के ऊपर। जीन एडिटिंग के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और आज की तारीख में जीन मॉडिफिकेशन करने के लिए बहुत कॉमनली इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ क्रिस्प आर कास 9 इज नॉट अ नेचुरल ओरिजिन। इसमें है क्रिस्प आर का रिपीट, एस जी आरएनए, कास 9 प्रोटीन और पाम की सीक्वेंस। तो देखिए, नेचुरली जो बैक्टीरिया क्रिस्प आर सिस्टम है उसमें क्रिस्प आर रिपीट पाए जाते हैं, कास 9 प्रोटीन भी बैक्टीरियल एंडोन्यूक्लियस है, पाम सीक्वेंस ये नेचुरली प्रेजेंट है टारगेट डीएनए के अंदर, सीआरआरएनए और ट्रैक सीआरआरएनए ये दो सेपरेट आरएनए की सीक्वेंस है बैक्टीरिया के अंदर। अब इसमें नेचुरल कौन नहीं है? तो नेचुरल हमारे पास एस जी आरएनए यानी कि सिंगल गाइड आरएनए, ये नेचुरल नहीं है। बेसिकली ये आरएनए हम लोग खुद डिज़ाइन करते हैं और यही आरएनए है जो पहचानेगा कि जीन में किस पार्ट को मॉडिफाई करना है, और ये तो हम चाह रहे हैं ना, तो हम अपने अकॉर्डिंग ये तैयार करते हैं सी आर आरएनए और ट्रा सी आर आरएनए मिला करके, ताकि ये हमारी टारगेट पोजीशन पर जाके बाइंड करे और हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग जीन को एडिट कर सके। तो इसलिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एस जी आरएनए। क्वेश्चन नंबर 10 है डीएनए रेप्लिकेशन का। आरएनए प्राइमर इन बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेशन इज रिमूव्ड बाय। तो देखिए साहब, रेप्लिकेशन करने का काम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का। प्राइमेज है जो आपके आरएनए प्राइमर बनाता है और डीएनए लाइगेज 1 प्राइमर हटा देता है। हटाने के बाद वहां पर डीएनए बना देता है। हालांकि सील करने का जो जिम्मा है वो डीएनए लाइगेज का है। तो इस केस में डीएनए पॉलीमरेज 1 है जो आपके आरएनए प्राइमर हटा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 फोटोसिंथेसिस के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, लाइट रिएक्शन में सबसे पहले पानी टूटेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, तो एक तो O2 हो गया। साथ में जो इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं उन्हें प्लास्टोक्विनोन वगैरह के थ्रू फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से चला करके एक प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार किया जाता है और उसी प्रोटॉन ग्रेडियंट की हेल्प से फिर F1 पार्टिकल जो क्लोरोप्लास्ट का है वो एटीपी जनरेट करता है। तो दूसरा मॉलिक्यूल हो गया एटीपी। ये जो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं ये पहुंचते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के पास, फिर इससे एनर्जी देते हैं हम लोग और फिर FD के हेल्प से NADP पॉजिटिव रेड इस इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देता है NADPH के रूप में। तो फिर लास्ट प्रोडक्ट जो है वो आपका NADPH। ये तीन चीज़ें हैं जो लाइट रिएक्शन बनती हैं और इनमें से ATP और NADPH का इस्तेमाल किया जाएगा डार्क रिएक्शन में, जिसे आप केल्विन साइकिल बोलते हो, जहां हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 1, O2, NADPH और ATP। ऑप्शन नंबर बी में ये NADP पॉजिटिव दे रखा है जबकि ये सबस्ट्रेट के रूप में काम करता है और साथ में CO2 यहाँ कहीं भी रोल नहीं है इसका। देन सी के अंदर जो दे रखा है NADPH भी दे रखा है, NADP पॉजिटिव भी, तो NADP पॉजिटिव प्रोडक्ट नहीं है, ये सबस्ट्रेट है, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। और लास्ट में दिया हुआ है H2 जिसकी वजह से वो ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है बायोगैस प्रोडक्शन को लेकर के। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। भाई जैसे हम गोबर गैस ही बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। सबसे पहली प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस। जैसे कि जो आपके पॉलीमर्स हैं सेलुलोज वगैरह, इन्हें तोड़ा जाएगा छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। फिर उसके बाद है एसिडोजेनेसिस। अब उन पॉलीमर के जो मोनोमरिक यूनिट्स हैं उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा एसिड्स में। फिर है एसिटोजेनेसिस। फिर इसके बाद इसे हम लोग एसीटोन में कन्वर्ट करते हैं और फिर है मिथेनोजेनेसिस। लास्ट में मिथेनोजेनेसिस यानी कि मीथेन की फॉर्मेशन होगी। तो जो करेक्ट ऑर्डर है वो है हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस, एसिटोजेनेसिस और फिर मेथनोजेनेसिस, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी के अंदर करेक्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एपिजेनेटिक रेगुलेशन। विच पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन प्लेज अ रोल इन एपिजेनेटिक कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखिए, हम ये तो जानते हैं कि जीन होगी तो एक्सप्रेस करेगी, लेकिन करंट इंफॉर्मेशन हमारी ये भी कहती है कि जीन होने के बावजूद भी एक्सप्रेशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि डीएनए का मॉडिफिकेशन तो नहीं हो रखा या फिर हिस्टोन्स का मॉडिफिकेशन तो नहीं हो रखा। हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन वाली कहानी, डीएनए एसेसेबल है या नहीं, तो इसे हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। अब इस स्टोरी में एक वर्ड देकर के उन्होंने मामला मजेदार बना दिया है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। देखिए साहब, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन केवल प्रोटीन्स का होता है, डीएनए का नहीं होता। डीएनए का ट्रांसलेशन नहीं होता,
ट्रांसलेशन जो होती प्रोसेस होती है, यह है आरएनए से प्रोटीन बनने की कहानी। तो साइटोसिन का मेथाइलेशन ये इन्वॉल्व है एपिजेनेटिक्स के अंदर, लेकिन ये डीएनए का मॉडिफिकेशन है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन नहीं है। लाइसिन अस्टाइलेशन, हाँ जी, प्रोटीन बनने के बाद जो हिस्टोन्स हैं उन हिस्टोन्स के लाइसिन का अस्टाइलेशन है और ये जीन रेगुलेशन में इन्वॉल्व है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। आर्जिनिन का मिथाइलेशन, ये भी जीन रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है और अगेन हिस्टोन प्रोटीन का पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। साइटोसिन का डीएमिनेशन का तो रोल ही नहीं है एपिजेनेटिक्स के साथ में। साइटोसिन का डीएमिनेशन ये डीएनए डैमेज वाली कहानी में आता है एंड अगेन ये डीएनए है, प्रोटीन नहीं है, तो इसलिए ये दो ऑप्शन गलत हो गए, ए और डी, और सही ऑप्शन है आपके बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 14 थर्मोडायनेमिक्स से दिया हुआ था। एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन हैज डेल्टा जी इज इक्वल टू -100 किलो जूल्स पर मोल, व्हाट डज दिस इंडिकेट? रेट ऑफ रिएक्शन लो है, रेट इज रिवर्सिबल है, रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। तो देखिए डेल्टा जी की बात कर लेते हैं पहले। गिब्स फ्री एनर्जी ये हमें थर्मोडायनेमिक्स तो बताती है रिएक्शन का, लेकिन ये हमें रिएक्शन का रेट नहीं बता रही होती। रिएक्शन का रेट तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है वो V0 वाली कहानी से। तो यहाँ पे डेल्टा जी -100 दे रखा है, तो ये लार्ज नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि रिएक्शन हाईली स्पॉन्टेनियस होगी, एक्सर्गोनिक हीट गिवन रिएक्शन है, लेकिन हम इससे रेट के बारे में आइडिया नहीं लगा सकते। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन लो होगा हम नहीं बोल सकते, रिएक्शन रिवर्सिबल होगी ये तो काम नहीं होने वाला, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू -100 है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 1-2 के आसपास होती तो रिएक्शन रिवर्सिबल होती, बड़ी नेगेटिव वैल्यू वाली रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी गलत है। रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई, अगेन रेट के बारे में बात नहीं कर सकते। रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, ये है ऐसा करेक्ट ऑप्शन। हम इस डेल्टा जी की वैल्यू से केवल स्पॉन्टेनिटी की बात कर सकते हैं, हम रेट डिफाइन नहीं कर सकते। रेट डिपेंड इस बात पे करता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट से कितना जल्दी बाइंड कर सकता है। फिर बाद में आती है कैटालिस्ट की बात। तो जब हम बात करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट की, आपको Km भी याद होगा, तब वो सब वैल्यू मिला करके आप रेट के बारे में बात कर सकते हैं, केवल डेल्टा जी के बेस पर नहीं। क्वेश्चन 15 है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर दिया हुआ है लैक्टिन, देन पी ग्लाइकोप्रोटीन, डिजिटॉक्सिजेनिन और मैनो 6 फॉस्फेट। तो देखिए मैनो 6 फॉस्फेट जो है ये करता है टारगेट लाइसोसोमल एंजाइम्स को टू देयर डेस्टिनेशन। जब ये प्रोटीन जो लाइसोसोम में जाने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के गोल्जी में पहुंचते हैं, तो वहाँ उनके मैनोस को मॉडिफाई करके मैनो 6 फॉस्फेट बनाया जाता है और वहीं से उन्हें सेलेक्ट करके सेलेक्टिवली लाइसोसोम में भेजते हैं। सिमिलरली लैक्टिन जो है ये एक स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, और जो डिजिटॉक्सिजेनिन है ये इनहिबिट करता है आपके सोडियम पोटेशियम पंप को, जिससे हार्ट रेट में फर्क पड़ता है। और पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये एटीपी डिपेंडेंट पंप है इफ्लक्स करने के लिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स को। तो ये था इनका मैच। अब क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, एक डीएनए की सीक्वेंस है। अगेन ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें गलती हो सकती है, फिर भी हम लॉजिकली समझ लेते हैं। 3 पोजीशन पर कोई एडेनिन है और उसे चेंज करके यूरोसिल में कन्वर्ट कर दिया गया है, और फिर पूछा गया कि ये किस तरह का म्यूटेशन है, मिस सेंस है, नॉन सेंस है, साइलेंट है और ट्रांसवर्जन है। देखिए साहब, ये मिस सेंस, नॉन सेंस, साइलेंट की बात तब करते आप जब आपको कोडोन दे रखा होता। अगर वो स्टॉप कोडोन था और कन्वर्ट होकर के वो कोई प्रोटीन कोडिंग वाली कहानी में कन्वर्ट हो गया तो हम कुछ और बोलते उसे, या कोई अमीनो एसिड कोडिंग कोडोन था और वो बन जाता स्टॉप कोडोन, तो उसे बोलते आप कि भाई ये है नॉन सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस में अमीनो एसिड का चेंज होता, साइलेंट में सेम अमीनो एसिड ही आ रहा होता। लेकिन क्योंकि यहाँ कोडोन नहीं दे रखा, केवल पोजीशन दे रखी है, तो हम केवल A to U कन्वर्जन पर जाएंगे। जब भी कभी A U में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि कोई प्यूरिन पैरामिडीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्जन। अगर प्यूरिन टू प्यूरिन या पैरामिडीन टू पैरामिडीन कन्वर्जन होते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन। तो ये एक ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, हम केवल ये बोल सकते हैं, बाकी के बारे में हमें कुछ अंदाजा नहीं है कि इनमें से कौन सा म्यूटेशन होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूकैरियोट्स के अंदर UAG, UGA और UAA ये स्टॉप कोडन के रूप में काम करते हैं। जब कभी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर मैसेंजर आरएनए साइटोसोल में पढ़ा जा रहा है, तो उनके UAG, UGA और UAA को पहचाना जाएगा स्टॉप कोडन के रूप में। लेकिन यही आरएनए अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के एक्सप्रेस करे, ट्रांसलेट हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया हालांकि ज़्यादातर जो जीनोम है वो सेम जेनेटिक कोड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ 2-3 कोडोन ऐसे भी हैं जिन्हें अलग तरीके से पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ AGA का मतलब होता है स्टॉप कोडोन। अब जो सीक्वेंस दे रखी है, इस सीक्वेंस में सबसे पहले ढूंढिए कि स्टार्ट कोडोन का है, तो स्टार्ट कोडोन है AUG। अब AUG के बाद में नेक्स्ट कोडोन है
GCU, AAA, UUU, AGA, GGC, CUA और UAG। अब क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड सिंथेसिस फ्रॉम द सीक्वेंस व्हेन ट्रांसलेटेड इन साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पेक्टिवली। तो हमने कोडोन डिफाइन कर दिए। ये हो गया इसका रीडिंग फ्रेम कि कहाँ से कहानी शुरू होगी और कहाँ कहानी खत्म होगी अगर हम साइटोसोल की बात कर रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 7 अमीनो एसिड आएंगे। लास्ट के स्टॉप कोडोन के लिए कोई अमीनो एसिड नहीं आता। अगर साइटोसोल में पढ़ा जा रहा है तो 7 अमीनो एसिड मिलने वाले हैं। अब साइटोसोल के लिए 7 यहाँ है और यहाँ पर दे रखा है। देन अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो भाई AGA को स्टॉप के रूप में पहचान लिया जाता है। तो यानी कि जो पेप्टाइड बनेगी वो केवल 4 अमीनो एसिड लंबी होगी और यहाँ 4 कहीं पर ऑप्शन नहीं दे रखा। तो ऑप्शन होना चाहिए था माइटोकॉन्ड्रिया के लिए 4 अमीनो एसिड का, जो कि इसका करेक्ट आंसर होता। यानी कि साइटोसोल के अंदर 7 अमीनो एसिड लंबा पेप्टाइड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 4 अमीनो एसिड लंबा पेप्टाइड ही बनेगा इस सीक्वेंस के ट्रांसलेशन होने पर। आप भी iFly के साथ जुड़ सकते हैं CSIR नेट गेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। iFly को ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981 और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए गूगल कीजिए #iFlyNetGate। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं और क्वेश्चनों का सोल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।